हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कुंभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। और सूर्य कहाँ लग्न में विराजमान है? शनि के घर में विराजमान है। परंतु यहाँ एक चीज और आप देखिए कि शनि इस कुंडली के लग्नेश हैं, मगर किस प्रकार लग्नेश ही स्वयं के दुश्मन बन सकते हैं। यानी लग्नेश का अर्थ हम यह समझते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन में बहुत उन्नति होगी, लेकिन कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि जहां पर लगने से शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति सभी चीजों में परेशानी उत्पन्न कर देता है। जैसे यहाँ सूर्य लग्न में विराजमान है और शनि की सूर्य पर दृष्टि है। और देखिए इनमें डिग्री में भी बहुत कम अंतर है। सूर्य 14 अंश के हैं और शनि 13 अंश के हैं। बहुत ज्यादा प्रभाव है इस पर, सूर्य पर। तो अब सूर्य सिर्फ लग्न में विराजमान थे तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन लग्न में ही सूर्य शनि से पीड़ित हो गए, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सूर्य यहाँ से खुद सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, परंतु सूर्य तो शनि से पीड़ित है, तो स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी और वैवाहिक जीवन दोनों में भी परेशानी होगी। और वंश बल में तो मजबूत है, 14 अंश के हैं। तो यहाँ सूर्य का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, सफेद आंकड़े का जड़ धारण करना चाहिए और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, क्योंकि लग्नेश है लेकिन अपने ही घर में सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ शनि से संबंधित उपाय करना पड़ेगा, तभी इन सब परेशानी से सफलता प्राप्त होगी। इन सब परेशानियों में से हम बाहर निकल सकते हैं। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और खुद के घर में विराजमान है, परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा के साथ राहु भी विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है। हालांकि अब इनमें अंश बल में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन मैंने बताया था अंश बल में ज्यादा अंतर होगा तो प्रभाव कम होगा, लेकिन होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। तो चंद्रमा षष्ठ भाव में स्व राशि में विराजमान है, राहु केतु से पीड़ित है, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमर, किडनी, इन सब चीजों से संबंधित भी प्रॉब्लम हो जाती है, मानसिक परेशानी भी हो जाती है। और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। चाहे कोई भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा कारक हो अकारक हो, कमजोर या पीड़ित वगैरह नहीं होना चाहिए इनको। तो इसलिए यहाँ आप सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है और खुद के घर में बैठे हैं। तो यह बहुत अच्छा योग है। पिता, राज्य, रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु मंगल यहाँ से लग्न में जब देखेंगे शनि के घर में, तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है। देखिए दसम भाव के लिए तो ठीक है, पिता, राज्य, रोजगार का सुख प्राप्त होता है, श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, मंगल से संबंधित रोजगार में सफलता भी प्राप्त होती है, सरकार से भी लाभ होता है। परंतु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी। चतुर्थ भाव में देखेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। पंचम भाव में देखेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होगा, परंतु यहाँ मंगल पर राहु की दृष्टि है। तो अब यहाँ मंगल तो पीड़ित हो गए, मैंने सिर्फ आपको मंगल का फलादेश बताया। देखिए मंगल अब पीड़ित हो गए दसम भाव में, तो क्या होगा? पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। इसलिए यहाँ मंगल से संबंधित मंत्र जाप करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। बुध इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है और लग्न में ही विराजमान है और 22 अंश के हैं और सूर्य 14 अंश के हैं। तो बुध के साथ सूर्य या सूर्य के साथ बुध जब विराजमान होते हैं और 10-12 डिग्री से ज्यादा का अंतर होता है तो अस्त नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे तो 10-12 अंश से अंदर ही है, तो यहाँ पे अस्त माना जाएगा। फिर भी यहाँ बुध का फलादेश क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। पंचम भाव में, सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। तो यहाँ आप बुध का
मंत्र जाप करें या इसको प्रबल करें, फलादेश के अनुसार बुध अच्छा फल दे रहे हैं, हर चीज में बढ़िया है। फलादेश तो अच्छा है, लेकिन सूर्य के साथ अस्त है तो शायद पूर्ण फल प्राप्त न हो, तो बुध को प्रबल करना जरूरी है। बुध किसी प्रकार से कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। गुरु इस कुंडली में जो है एकादश भाव के, आमदनी के भी स्वामी है, धन के भी स्वामी है, और बैठे हैं नवम भाव में, और 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। हालांकि गुरु पर राहु की दृष्टि नहीं है और कोई ग्रह गुरु को पीड़ित करते नहीं है मेरे अनुसार। तो यहाँ गुरु क्या करेंगे, कुछ कठिनाइयों के साथ, क्योंकि शुक्र के घर में विराजमान है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे, कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, धर्म का पालन करते हैं। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ गुरु को आपका मंत्र जाप करें या हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। जब बच्चा बड़ा हो जाए और जब इसको रोजगार या कमाने का समय जब आए, उस समय गुरु को प्रबल करना चाहिए, अगर आमदनी सही प्रकार से नहीं हो रही है तो। लेकिन अभी अभी से यदि मंत्र जाप करेंगे और हल्दी या केसर का तिलक वगैरह लगाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा तब तक सपोर्ट मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन अगर उस परिस्थिति में जैसे कि बड़े हो गए और उस समय आप जॉब करते हैं, रोजगार करते हैं, और गुरु की दशा में यदि आमदनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय आपको इसका रत्न धारण किया जा सकता है। शुक्र जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के भी स्वामी हैं, और लग्न में ही विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है, राजयोग कारक ग्रह लग्न में विराजमान हो गए। परंतु यहाँ देखिए शुक्र जो है 26 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, और सूर्य के साथ भी विराजमान है। तो फलादेश शुक्र का क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति सुंदर भी होते हैं। माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। भाग्य की उन्नति होती है, भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। परंतु शुक्र यहाँ देखिए बिल्कुल कमजोर है, इसलिए यहाँ शुक्र को भी प्रबल करना जरूरी है। हम मंत्र जाप इत्यादि बड़े होने पे करवा सकते हैं, आवश्यकता पढ़ने के साथ आप रत्न भी धारण करवा सकते हैं। और शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि यहाँ देखिए लग्नेश है और द्वादश भाव के स्वामी हैं, खर्च के भी स्वामी हैं, और एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ क्या होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से और आप अपने खुद के परिश्रम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति खर्च भी अधिक करते हैं। लेकिन लग्न में दृष्टि डालेगा तो यदि यहाँ देखिए सूर्य अगर नहीं होते, हम सूर्य को यदि बंद कर दे रहे हैं, तो क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परंतु जब सूर्य यहाँ है तो क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में परेशानी होगी। इस बात को आप समझें कि सूर्य अगर नहीं होंगे तो फलादेश इसका अलग होगा, और सूर्य यहाँ विराजमान हो गए तो फलादेश अलग हो जाएगा। यहाँ से शनि पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। इस प्रकार यहाँ शनि से संबंधित लगने से परंतु दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और शनि की सूर्य पर दृष्टि के कारण ही इस बच्चे के स्वास्थ्य में या जो भी परेशानी इस समय चल रही है उसका मुख्य कारण यही है, आप यह समझने का प्रयास करें। और राहु से संबंधित, राहु यहाँ पर चंद्रमा के साथ षष्ठ भाव में विराजमान है, तो शत्रु पक्ष में तो प्रभाव रहता है, परंतु परेशानी भी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है, और पेट में, कमर में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। दसम भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे, पिता, राज्य, रोजगार, भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संबंध से कुछ कठिनाइयों के साथ भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से राहु डालेंगे द्वितीय भाव में दृष्टि, तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, या जब भी राहु का समय आए तो उस समय धन से संबंधित नुकसान भी हो सकता है। केतु इस कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान है। अब यहाँ बोलते हैं कि केतु यहाँ विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, लेकिन मोक्ष मिलने के लिए साधना करना जरूरी है। साधना तपस्या आप करेंगे तभी मोक्ष मिलेगा, मात्र केतु के यहाँ बैठ जाने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो केतु यहाँ विराजमान है तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है, ऐसे व्यक्ति को कई बार नींद ठीक से नहीं आती है, और आंखों में या पैर के सबसे निचले भाग में जहाँ एड़ी वगैरह पंजा होता है वहाँ चोट लगने की भी संभावना रहती है।
चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है कि चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है तो मातृभूमि का वियोग सहना पड़ता है, परंतु यहाँ पर क्या चतुर्थ भाव का स्वामी स्वयं लग्न में विराजमान है, तो इसलिए सारे योग देखने पड़ते हैं। सिर्फ केतु की दृष्टि से नहीं मान लेंगे कि जन्म स्थान से दूर का योग बन जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है खुद के घर में बैठे हुए हैं, शनि जो है वो खुद के घर में देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी समझना जरूरी है। और उसके बाद से यहाँ षष्ठ भाव में केतु दृष्टि डाल रहे हैं, पेट में किसी प्रकार की बीमारी ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना रहती है। और जो राहु से संबंधित परेशानी थी वही परेशानी यहाँ भी होगी, मानसिक परेशानी, शत्रु पक्ष से परेशानी, कमर किडनी में परेशानी इत्यादि। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में सफलता प्राप्त होती है, मतलब कुछ कठिनाई होती है। खैर राहु केतु का तो दान उपाय करना है, चाहे कोई भी फला दो हो। अगर एक जगह अच्छा भी दे रहे हैं तो दूसरी जगह परेशानी का योग बना रहे हैं, तो राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना सबसे अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, और आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश विस्तार से बताए गए हैं। और आप फोन करके नहीं समझ में आए तो और आप समझ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।